ठीक है, तो टुडे वी हैव टू डिस्कस फोटोकेमिस्ट्री। एंड फोटोकेमिस्ट्री क्या होता है? फोटोकेमिस्ट्री इज़ द नेम सजेस्ट कि हम लोग उस केमिस्ट्री की बात करेंगे जहाँ पे फोटॉन्स यूज़ किए होंगे। फोटो एज वी नो कि लाइट होती है, तो ऐसी रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में होती है उन्हें हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और उन रिएक्शन के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे या उन फिनोमेनास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसे हम लोग फोटोकेमिस्ट्री में कंसिडर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। हमें बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फोटोकेमिस्ट्री के लॉज पढ़ने हैं जो हमेशा ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री 2 लॉज हैं, उसके अलावा 2 अलग लॉज हैं, वो हमें पढ़ने हैं। देन वी हैव क्वांटम यील्ड, एक्साइटेड स्टेट एंड इट्स डिके बाय रेडिएटिव, नॉन रेडिएटिव एंड केमिकल पाथवेज। तो बेसिकली ये जो फोर्थ टॉपिक है ये जिब्लॉन्स की डायग्राम है। जिब्लॉन्स की डायग्राम हमें डिटेल में पढ़ना है। एंड देन लास्ट इज सिंपल फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस हम लोग देखेंगे कैसी होती हैं, एंड देन उसको हम लोग देखेंगे कि उसका काइनेटिक कैसे निकालते हैं। एक सेकेंड रुकना। ओके, so let us discuss what is photochemistry. So photochemistry is the branch of physical chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जहाँ पे क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के थ्रू होता है। ठीक है, तो अगर लाइट एब्जॉर्ब होगी और लाइट के एब्जॉर्ब होने की वजह से दो चेंजेस होते हैं। ठीक है, एक चेंज हो सकता है कि कोई केमिकल चेंज ना हो, सिर्फ एक फिजिकल चेंज हो, तो उसे हम लोग फोटो फिजिकल चेंज बोलेंगे। और अगर कुछ लाइट एब्जॉर्ब होने के ऊपर केमिकल चेंज हो जाता है तो हम उसे फोटोकेमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, सो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, फोटो फिजिकल। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, एच न्यू इज अ मेथड जिससे एच न्यू क्या होता है, लाइट की जो एनर्जी होती है इज इक्वल्स टू एच न्यू हम लोग लिखते हैं, वेयर एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लाइट को हम लोग जब भी अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको जनरली हम लोग एच न्यू लिख करके लिख देते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी किसी भी रिएक्शन में तुम्हें एच न्यू दिखे तो मतलब वो लाइट है। तो फोटोफिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, लाइट यूज होती है और लाइट से कोई क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज मतलब कि हो सकता है उसका थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हो जाए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। फोटोकेमिकल क्या होता है, जहाँ पे लाइट प्रोड्यूसेस अ केमिकल चेंज। ठीक है, लाइट क्या करेगी, एक केमिकल चेंज प्रोड्यूस कर देती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल चेंज। और फोटोकेमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली फोटोफिजिकल और फोटोकेमिकल दोनों ही चीज़ें थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। बेसिकली फोटोकेमिकल पढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसी रिएक्शंस जो किसकी प्रेजेंस में हो, लाइट की प्रेजेंस में हो, उन्हें हम लोग फोटो केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। और फोटोकेमिकल रिएक्शंस और लाइट के से होने वाले जो भी फिजिकल या केमिकल फिनोमेनास हैं उन सब की जो स्टडी होती है वो कहाँ होती है, फोटो केमिस्ट्री में होती है। ठीक है, अब ये कौन सी लाइट है जो ये रिएक्शन कर पाती है, तो इसके लिए हमारे पास होती है यूवी विजिबल रीजन। यूवी विजिबल रीजन इज द ओनली रीजन जहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन हो सकती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटो फिजिकल रिएक्शंस हो सकती है। तो यूवी विजिबल रीजन है क्या, यूवी रीजन हम लोगों ने स्पेक्ट्रम हमें पता है कि देखो ये है लाइट स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो लाइट स्पेक्ट्रम में हमें भी पता है कि यहाँ पे गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो। तो ये है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ पे जाके इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे वेवलेंथ कम होती है। जो रिएक्शंस होती हैं, ये वाली रिएक्शंस होती है यूवी विजिबल रीजन में, इस वाले रीजन में। ठीक है, तो विजिबल लाइट होती है, उसके पास भी इतनी एनर्जी होती है कि वो एक केमिकल रिएक्शन करा सके। तो यूवी विजिबल रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 200 नैनोमीटर से 800
नैनोमीटर तक, ठीक है। तो 400 to 800 इज, या 450 to 850 नैनोमीटर इज ऑल्सो योर विजिबल रीजन, ठीक है। तो 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तुम कंसिडर कर लो यूवी, ठीक है। यूवी से आगे भी होता है, ठीक है। और हमें सिर्फ जो रिएक्शन होती है वो 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। एंड 400 नैनोमीटर से रफली हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 800 नैनोमीटर इज योर विजिबल रीजन। तो इनके बीच में जो भी लाइट होती है वही क्या करती है, रिएक्शन कर पाती है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है व्हाट इज विजिबल रीजन और कौन से उसमें हो सकती है, तो याद रखना कि ये इसी कैटेगरी में होगी। अब होता क्या है कि ये जो यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज कैपेबल टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि रिएक्शन तो तभी होगी जब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कंप्लीट हो। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो किस तरीके से अप की जा सकती है, अगर मैं किसी भी कंपाउंड को हीट करता हूँ तो उसके पास एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो एक टाइम आएगा जहाँ पे उसकी इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कब पार कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो दो तरीके से कंप्लीट हो सकता है, या तो थर्मली या फिर फोटोकेमिकली। तो फोटोकेमिकली में लाइट अगर हम लोग उसके ऊपर डालेंगे तो हो सकता है कि इतनी एनर्जी उसको मिल जाए कि वो रिएक्शन कर ले। तो रिएक्शन होने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और एक्टिवेशन एनर्जी दो तरीके से फुलफिल हो सकती है। अब बाकी रेडिएशन क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि बाकी जो भी रेडिएशंस हैं वो करना चाहें तो वो नहीं कर पाती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और वो कहाँ लाई करता है, यूवी विजिबल रीजन में। इंफ्रारेड रेडिएशन में यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। माइक्रोवेव में रोटेशन होता है, ठीक है। अगर माइक्रोवेव्स रेडिएशन तुम किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर डालो तो वो रोटेट करने लगता है, अगर इंफ्रारेड रेडिएशन डालो तो वो वाइब्रेट करने लगता है। लेकिन अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन में जो एनर्जी है अगर वो हम लोग डालते हैं तो मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। जब वो एक्साइट हो जाएंगे उनके पास बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी, तो वो फिर फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं। और हमें पता है कि यूवी रेडिएशन क्या होती है, हमारे लिए हार्मफुल भी होती है। क्यों हार्मफुल है, इसी वजह, इसी रीज़न से हार्मफुल इसलिए है क्योंकि अगर हमारी बॉडी के ऊपर पड़ेंगे, बॉडी के ऊपर अगर पड़ेगी तो यूवी रेडिएशन के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हमारी बॉडी में जो भी स्किन है उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो टूटने लगेंगे। कैसे टूटने लगेंगे, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो वो टूटने लगेंगे या फर्दर कुछ रिएक्शन करने लगेंगे, ठीक है। इसलिए यूवी रेडिएशन हम लोगों के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, और वो कार्सिनोजेनिक होती है, ठीक है। ये ओजोन डिप्लीशन भी यही करती है। ओजोन डिप्लीशन कैसे करती है, क्योंकि ओजोन तो गैस है, ठीक है, और रिएक्टिव गैस है। उसके ऊपर एच न्यू डलता है तो ये O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इतनी सारी फालतू की रिएक्शंस करने लग जाती है। क्यों करती है, क्योंकि यूवी रेडिएशन के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि यूवी हैज़ इनफ एनर्जी टू एक्साइट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर तुम्हें याद होगा तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन मिलके दो ऑर्बिटल बनाता है, एक साई बॉन्डिंग और एक साई होता है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में मिलते हैं तब वो क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे तो वो बॉन्ड टूट जाएगा, ऐसे ही होता है। तो यूवी रेडिएशंस आएंगे, यूवी रेडिएशन आई और उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दिया। एक्साइट होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। तो ये साई बॉन्डिंग था और ये साई एंटी बॉन्डिंग।
ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो बॉन्ड ऑर्डर तो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। समझ में आ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब ज़ीरो हो गया, हाफ हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो 1 - 1, ठीक है, 0 आ गया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन एक इधर एक्साइट हो गया, आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब बॉन्ड दोनों एटम्स के बीच में क्या हो गया, टूट गया। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, हाफ 2 - 0 = 1। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 था, एक बॉन्ड बना हुआ था। लेकिन अगर उसका इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूट जाएगा मतलब वो उसका बॉन्ड इतना वीक हो गया कि वो टूट गया है। अब वो रिएक्टिव हो गया। अब रिएक्टिव होने के बाद वो फर्दर रिएक्शन कर सकता है। तो यूवी रेडिएशंस के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो मॉलिक्यूल के जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उनको एक्साइट करके कहाँ भेज दे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भेज दे। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भेज देगा तो उनका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और वो फर्दर रिएक्शन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एग्जांपल देना हो तो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज ए कॉमन रिएक्शन जहाँ पे क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। प्लांट्स क्या बनाते हैं, अपना ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो भी उनके पास रॉ मटेरियल होता है। लेकिन वो रिएक्शन कहाँ होती है, सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होती है। लाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि लाइट ही क्या करती है, उतनी एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर हम लोग अपने डायग्राम के हिसाब से देखें तो रिएक्टेंट इधर है, प्रोडक्ट इधर है, और ये तुम्हारी है ये विच इज एक्टिवेशन एनर्जी। आर इज योर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी दो तरीके से फुलफिल हो सकती है, या तो हीट करके हो सकती है या फिर फोटो केमिकली हो सकती है, मतलब लाइट से हो सकती है। तो रिएक्शन दोनों तरीके से होती है, हीट से भी होती है और लाइट की प्रेजेंस में भी होती है। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि जो लाइट है वो बहुत सिलेक्टिव है और सारे मॉलिक्यूल एकदम से एक्साइट नहीं हो सकते लाइट की प्रेजेंस में। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हीटिंग इज बेटर। रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हीटिंग ज़्यादा अच्छा मेथड है, बिकॉज इट इज़ नॉट सिलेक्टिव। ये बिल्कुल भी सिलेक्टिव नहीं है। ठीक है, अगर किसी भी वेसल में तुमने 10 रिएक्टेंट डाले, तुम हीट करोगे तो सबकी एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि तुमने रिएक्टेंट डाले, उसमें लाइट डाला, तो सारे मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। कुछ ही मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल करेगा और बाकी मॉलिक्यूल नहीं करेंगे तो रिएक्शन अच्छी नहीं होगी। तो इस वजह से क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस इतनी अच्छी नहीं होती कि वो कन्वेंशनल हीटिंग मेथड को ओवरकम कर पाएँ या उस पे एडवांटेज शो कर पाएँ। ठीक है, तो हीटिंग क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड होता है। तो मैंने एग्जांपल बताया यूवी फोटोकेमिकल रिएक्शन के, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गए, और बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पर ऑक्साइड क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन हो गया। और कौन सी रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन हम लोगों ने करी है, याद है हमें। जैसे मेरे पास ये है और इसमें क्लोरीन डालता हूँ और ये रिएक्शन कहाँ होती है, और ये हो गया CH3Cl। ठीक है, प्लस HCl। ये रिएक्शन कहाँ होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है। हाइड्रोजन, ठीक है, O3 का डिप्लीशन भी लाइट की प्रेजेंस में होता है, यूवी रेडिएशन में, O2+O। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो लाइट में होंगी। अब जो लाइट में जो रिएक्शंस होती हैं, ऑल दोज रिएक्शन दैट अकर्स अंडर लाइट, ऐसी रिएक्शंस जो लाइट के अंदर होती हैं, दे ऑलवेज फॉलोज फ्री रेडिकल पाथवे। वो हमेशा क्या फॉलो करेंगे, फ्री रेडिकल पाथवे। मतलब
रिएक्शन जाएगी थ्रू रेडिकल्स, तो रेडिकल्स वहाँ पे बनेंगे, ठीक है। और रेडिकल्स कब बनते हैं? जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है। होमोलिटिक क्लीवेज जैसे ROR है, पेरोक्साइड्स हैं, ये जनरली क्लीव करते हैं, एक इधर गया इधर गया, ट्वाइस ऑफ RO रेडिकल, ठीक है। वी ऑलवेज यूज हाफ एरो, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? हाफ एरो ही यूज कर सकते हैं, फुल एरो यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो वो जनरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही होगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से है तो मतलब रेडिकल्स बनेंगे ही बनेंगे, तो ये चीज़ तुम्हें जनरली याद रखनी है, ठीक है। तो दो टाइप की रिएक्शंस हो गई, एक फोटोकेमिकल और एक थर्मल रिएक्शंस। तो थर्मल रिएक्शंस ज़्यादा सुपीरियर होती हैं एज कम्पेयर टू फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे तुम्हारे पास है H2 प्लस Br2, ठीक है। इसमें तुमने क्या करा? हीट किया और तुम्हारा क्या बन गया? ट्वाइस ऑफ HBr, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन किया तो ये तो आराम से हो गई, लेकिन जब ये रिएक्शन हम लोग लाइट में करते हैं H2 प्लस Br2, तो एच न्यू अगर हम लोग डालते हैं तो एच न्यू से क्या होता है? ओनली ब्रोमीन गेट्स एक्साइटेड। सिर्फ क्या होता है? सिर्फ ब्रोमीन ही एक्साइट हो पाता है, हाइड्रोजन एक्साइट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक सिलेक्टिव रिएक्शन हो गई। लाइक जब हम लोग 400 नैनोमीटर से 500 में नैनोमीटर की लाइट अगर हम लोग इसके अंदर डालेंगे, तो हाइड्रोजन के पास क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है और इसके इलेक्ट्रॉन क्या है? 1s ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियस के पास में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को एंटी बॉन्डिंग में भेजने के लिए। वेरएस ब्रोमीन के पास क्या होता है? 2p 3p 4p 3p या 4p ऑर्बिटल्स होते हैं और वहाँ से वो आराम से ऊपर चला जाता है। तो ब्रोमीन के केस में लाइट एब्जॉर्ब करना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होता है एज कम्पेयर टू H2। तो ये जो रिएक्शन होती है वो होती तो है लेकिन प्रॉपरली नहीं होती, क्योंकि ब्रोमीन रिएक्ट कर रहा है लेकिन हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं कर पा रहा है उससे एफिशिएंटली। तो ब्रोमीन रेडिकल जनरेट होंगे, ब्रोमीन रेडिकल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर ज़रूर कर पाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन भी अगर एक्साइट हो जाता है साइमल्टेनियसली तो बहुत अच्छी रिएक्शन हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है। हीटिंग में क्या है? बोथ आर गेटिंग एक्साइटेड, ठीक है। दोनों ही एक्साइट हो रहा है तो रिएक्शन बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे रिएक्शन उतनी अच्छी नहीं होती है, हो तो जाती है लेकिन बहुत अच्छी से नहीं हो पाती है। अब नेक्स्ट आते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस का और क्या यूज़ है। तो तुमने देखा होगा फ्लोरोसेंस। तो जैसे हमारे घरों में CFL होता है, क्या होता है ये? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंस लैम्प, ठीक है। जो लाइट होती है वो होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट होती है, ठीक है। तो ये जो फ्लोरोसेंट होते हैं ये फोटोकेमिस्ट्री कहाँ यूज़ करिए कि लाइट गिरने पे वो चीज़ें चमकती हैं, ठीक है। उसी की वजह से हमारा फ्लोरोसेंस रिलीज होता है, मतलब फ्लोरोसेंस फिनोमेना होता है। तो फ्लोरोसेंट लैम्प ये किसकी वजह से हो रहा है? फोटोकेमिस्ट्री की वजह से हो रहा है। एक और फिनोमेना आता है फॉस्फोरेसेंस। ये जो फॉस्फोरेंस है सेंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ होता है? जैसे वॉच के डायल में होता है, और कहाँ होता है? हाँ, एक्सरे। जब हम लोगों ने लास्ट ईयर वो पढ़ा था कि कैथोड रेज और एनोड रेज वाला, तो एक्सरे जो टीवी के ऊपर फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा देते हैं उसके ऊपर चमकती है। तो इसी की वजह से हमारे जो टीवी पुराने ज़माने के जो टीवी होते थे वो इससे चलते थे, अब थोड़ी ना चलता, अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। तो ये फॉस्फोरेसेंस से होता है। फोटोकेमिस्ट्री से क्या होता है? एक PDT फोटो डायनामिक थेरेपी आती है जो कि हमारी बॉडी में यूज़ होती है कैंसर वगैरह को ट्रीट करने के लिए। तो फोटोकेमिस्ट्री के इतने सारे यूज़ हैं। फॉस्फोरेसेंस मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ क्या। फ्लोरेसेंस क्या होता है कि कोई भी चीज़ के ऊपर लाइट गिरी और वो चमक रही है, दैट इज़ फ्लोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस क्या होता है कि फॉस्फोरेंस के में एक कंपाउंड है जिसके ऊपर तुमने लाइट डाली तो वो लाइट से चमक रही है लेकिन इतना नहीं चमकती।
वो ज़्यादा चमकती है जब लाइट हट जाती है, ठीक है? तो जैसे रेडियम वगैरह तुमने सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लाइट में रखो, उसके बाद फिर अंधेरे में लेके आ जाओ तो वो चमकती है, ठीक है? जैसे मेरी वॉच है, उसकी जो सुई है, उसके जो हैंड्स हैं वो अंधेरे में चमकते हैं, वो चमकते हैं फॉस्फोरेसेंस की वजह से, ठीक है? कि हमें अंधेरे में भी टाइम दिख जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर फॉस्फोरेसेंस दिखाने की क्षमता होती है, हम लोग उसे रेडियम बोलते हैं। दैट इज़ नॉट रेडियम, वो है एक नॉर्मल मटेरियल है जो कि फॉस्फोरेसेंस शो हमें कर रहा है, ठीक है? तो फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस में एक मेन डिफरेंस ये होता है कि फ्लोरेसेंस जब तक लाइट है तब तक वो चमकता है, फॉस्फोरेसेंस क्या है कि अंधेरे में भी वो थोड़ी देर के लिए चमकेगा और उसके बाद फिर वो क्या हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा कि जो तुम्हारा फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है वो रात भर चमकता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। वो क्या होता है कि थोड़ा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इतना चमक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं चमकेगा। उसके बाद फिर उसकी सारी जो लाइट है वो सारी गायब हो जाएगी। तो लाइट उसको एनर्जी दे रही थी और वो एनर्जी रिलीज कर रहा है थोड़े टाइम बाद, ठीक है? इसको अभी हम लोग जबलॉन्स्की डायग्राम करेंगे तो हम उसको और भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि ये है क्या, ठीक है? सो और कहाँ-कहाँ फोटोकेमिस्ट्री यूज़ होती है, हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है जहाँ पे लाइट डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। और सोलर सेल्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, ये यहाँ पे फोटोकेमिस्ट्री यूज़ होती है। तो फोटो इलेक्ट लाइट के वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? तो ये सेल्स बना सकते हैं, बैटरीज में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो लाइट की प्रेजेंस में भी होती हैं। तो हम लोग जनरली लैब वगैरह में ट्राई करते रहते हैं कि कोई रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे जो हो रही है अगर उसको लाइट में कर दें। अगर किसी भी चीज़ को अगर हम लोग लाइट की प्रेजेंस में करें तो लाइट क्या एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो तो हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा। बट हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब तो ख़त्म हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें लाइट से ज़्यादा मिले या रिन्यूएबल सोर्सेज से हमें ज़्यादा मिले, सो दैट हम लोग सस्टेन कर पाए आने वाले टाइम पे। हम तो मर ही जाएंगे, हमारे आने वाली जनरेशन थोड़ा सस्टेन कर पाए, ठीक है? तो फोटोकेमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, रिन्यूएबल सोर्स है और इससे बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं। बहुत सारी रिएक्शंस का हमें पता है, जैसे क्लोरीनेशन होता है, ओज़ोन डिप्लीशन होता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है? और डे टू डे लाइफ में हम लोग जो लाइट वगैरह होती है, ट्यूब लाइट है, सीएफएल है, ये सारे फ्लोरेसेंस की वजह से चलते हैं। फॉस्फोरेसेंस भी कई बार देखा जाता है, जैसे अंधेरे में जो चीज़ें चमकने वाली होती हैं वो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से बनती है। और इसका और कहाँ यूज़ होता है कि मेडिसिन में यूज़ होता है, हम लोग पीडीटी फोटोडायनामिक थेरेपी में यूज़ करते हैं। हम लोग रिवर, अगर कोई केव है, केव में तो लाइट नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर एक फ्लोरेसेंट मटेरियल डाल देते हैं, सॉरी। तो फ्लोरेसेंट मटेरियल डालने से क्या होता है कि वहाँ से हमें पता चल जाता है कि रिवर किस किस डायरेक्शन में जा रही है। अंधेरा है, अंधेरे में क्या होता है, रिवर चमक रही है, रिवर के अंदर हम लोगों ने कुछ मटेरियल डाल दिया, जैसे केव्स, पहाड़ों के अंदर से पानी आ रहा है, ठीक है? और हमें पता करना है कि ये जो रिवर निकल रही है इसका सोर्स कहाँ है, पानी कहाँ से आ रहा है। तो बहुत अंदर अंदर से जा रहा होता है, तो उसके अंदर अगर फ्लोरेसेंट मटेरियल डाल देंगे तो हमें जो पूरा उसका जो रास्ता है वो दिखने लग जाएगा कि ये यहाँ से निकल रही है और यहाँ यहाँ से जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग ये फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेंट मटेरियल को भी यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं इस फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक है? चलो अब काम की बातों पे आते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट टॉपिक जो हमें, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमें पढ़ना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लाइट विच इज जबलॉन्स्की डायग्राम, ठीक है? ये यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन द जबलॉन्स्की डायग्राम, ठीक है? तो ये जबलॉन्स्की डायग्राम है, ऑब्वियसली जबलॉन्स्की ने दिया होगा। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो क्या क्या होता है, ये हम लोगों को बात करनी है, ठीक है? तो लाइट के एब्जॉर्ब होने पे तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, ठीक है? तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्या बात कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक सोल्यूशन है और उसके थ्रू मैंने लाइट पास करी, तो ये पास होके यहाँ से बाहर निकल गई। तो ये है आई नॉट और ये है आई टी, ठीक है? आई नॉट क्या है, जो रेडिएशन मैंने, जो लाइट मैंने उसके ऊपर डाली, और आई टी क्या है, जो वहाँ से ट्रांसमिट, ठीक है?
तो ट्रांसमिट होने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि IT की जो इंटेंसिटी है वो I0 से कम है। मतलब जिस इंटेंसिटी की लाइट मैंने यहाँ पे भेजी थी, ठीक है, उस इंटेंसिटी की लाइट क्या है, ये बाहर निकलते हुए कम हो रही है। मतलब इंटेंसिटी डिपेंड करता है कि कितने फोटॉन्स है पर यूनिट एरिया। तो जितने ज़्यादा फोटॉन्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 10 फोटॉन एक साथ भेजे 1 सेकेंड में, और यहाँ से मुझे निकल रहे हैं 8, तो क्या हुआ कि ये 8 है और 8 तो ऑब्वियसली 10 से कम ही होगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुआ है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑफ लाइट। तो लाइट क्या हो गई, सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब सोल्यूशन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये एक फिनोमेना है, ठीक है, जो कि हम लोग फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और ये जो कितनी अमाउंट से लाइट डिक्रीज होती है या कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है इस सोल्यूशन के अंदर, ये डिफाइन किया जाता है लैम्बर्ट्स पीरियड्स लॉ पे, ठीक है। ये कौन डिफाइन करेगा, लैम्बर्ट्स पियर लॉ, जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है। तो लैम्बर्ट बियर्स लॉ क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि अगर लाइट किसी भी सोल्यूशन में से पास हो रही है तो कितनी पास हो रही है, ठीक है, वो उससे हमें पता चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको उल्टी तरीके से यूज़ कर लेते हैं कि सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इस मेथड से। तो कितने एक मॉलिक्यूल एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करता है, उस बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं कि अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। द नेक्स्ट मेथड इज light absorbed and re-emitted instant instantly, ठीक है। लाइट एब्जॉर्ब हुई और एब्जॉर्ब होने के बाद वो एकदम से बाहर निकल गई, ठीक है। यहाँ पे भी हुआ है, लाइट एब्जॉर्ब हुई है लेकिन एकदम से बाहर गई, सिर्फ इंटेंसिटी का डिफरेंस है। यहाँ पे तो कुछ और ही हो जाता है। यहाँ पे जब लाइट एब्जॉर्ब होती है फिर मॉलिक्यूल के अंदर छोटे मोटे से चेंजेस होते हैं, उसकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होने के बाद जो लाइट छोड़ी जाती है एब्जॉर्ब करने के बाद, कोई मटेरियल है उसने लाइट एब्जॉर्ब करी और उसके बाद फिर वो लाइट रिलीज कर दी। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी थी और यहाँ पे जो एनर्जी थी, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। यहाँ पे क्या है, एनर्जी तो सेम ही है, एनर्जी क्या है, सेम है। येलो कलर की तुमने लाइट डाली, तुम्हें येलो कलर की ही लाइट मिल रही है, बस उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। इंटेंसिटी का मतलब डार्क येलो कलर की तुमने लाइट डाली थी, अब वो क्या होगी, लाइट येलो कलर की होगी, मतलब उसके कुछ मॉलिक्यूल्स सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ पे क्या है कि कलर ही चेंज हो गया, ठीक है। कुछ एनर्जी तुमने डाली, उसमें से मॉलिक्यूल ने कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज कर दी, ठीक है, हीट निकाल दिया कुछ और मॉलिक्यूल का कलर चेंज कर दिया, ठीक है। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंस। तो तुम्हें ये याद रखना है, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस में डिफरेंस आता है। तो फ्लोरोसेंस में लाइट एब्जॉर्ब होती है और री एमिट होती है इंस्टेंटली, जैसे ही एब्जॉर्ब किया वैसे ही रिलीज कर देता है वो, ठीक है। थर्ड फिनोमेना इज लाइट एब्जॉर्ब्ड एंड री एमिटेड आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो वो क्या होगा, कुछ देर बाद लाइट रिलीज होगी। तो यहाँ पे सेम ही चीज़ होती है, एनर्जी दी, एनर्जी रिलीज हुई, कुछ एनर्जी हीट में निकली, लेकिन क्या हुआ कि तुमने इसको हीट दिया और फिर वो 2 मिनट बाद वो एनर्जी रिलीज करा। तो यहाँ पे उसी सेकंड पे एनर्जी रिलीज हो जाती है और यहाँ पे क्या होता है, टाइम डिले होता है, ठीक है। डिले ऑफ टाइम इज एब्जॉर्ब, ऑब्जर्व, टाइम में डिले प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कि लाइट अभी एब्जॉर्ब करी है और वो 2 मिनट बाद हमें दिखाई दे रही है। तो ये लाइट का प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पे फॉस्फोरेसेंस में, ठीक है। इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि फॉस्फोरेंस में जो मटेरियल होता है, लाइट तुमने हटा दी, उसको अंधेरे में लेके आ गए तो वो चमकना बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो तब भी चमकता रहता है क्योंकि उसने जो लाइट एब्जॉर्ब करी थी बाहर, और वो अंदर आने के बाद जहाँ पे अंधेरा है, वो 2 मिनट बाद वो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो वो 2 या 3 मिनट तक वो चमकता रहेगा। कोई डाउट सो फार?
तो ये कैसे होगा, इसके करने से पहले हमें उसके थोड़े से बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बेसिक्स क्या है कि स्पिन ओरिएंटेशन और स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। तो फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक है, ये क्या है, बॉन्डिंग है, और ये साई एंटी बॉन्ड, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग ले लो या कोई हायर एनर्जी लेवल ले लो, ठीक। मैं इसको हायर एनर्जी लेवल ले लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर लाइट डाली, इधर तो गायब ही हो गया, इधर देखते हैं। यहाँ पे मैंने लाइट डाली, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है, इधर करते हैं कि यहाँ पे मैंने लाइट डाली, तो ये जो नीचे वाला मॉलिक्यूल था जिसका स्पिन ऐसे था, ये ऐसे ही चला गया, ठीक है। दूसरे केस में क्या हो गया कि स्पिन इन्वर्जन हो गया, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, स्पिन इन्वर्जन हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, स्पिन सेम रहता है, ठीक है। तो दो ऑप्शंस हैं कि एनर्जी गई, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये इधर देखो कि ये सेम ही कॉन्फ़िगरेशन के साथ चला गया, मतलब ये प्लस हाफ था और ये माइनस हाफ था, तो ये यहाँ पे जाके क्या है, माइनस हाफ में ही रह गया। यहाँ पे क्या हुआ कि ये माइनस हाफ में था, लेकिन ऊपर जाके क्या हो गया, इसका स्पिन चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पिन इन्वर्जन हो रहा है, और यहाँ पे स्पिन क्या है, सेम है, जैसा था वो वैसे ही रह गया, और वहाँ पे क्या हो गया, उसका स्पिन उल्टा हो गया। अब ये जो स्टेट है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगलेट स्टेट, इसको हम लोग बोलेंगे सिंगलेट स्टेट, और इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा कि सिंगलेट क्यों है और ये ट्रिपलेट क्यों है। ये सिंगलेट और ट्रिपलेट डिपेंड करता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे। अब इस स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है, और ये होता है S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट 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 Sn, ठीक है। जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पिन को हम लोग ऐड कर देंगे, तो जो टोटल स्पिन नंबर आएगा, ठीक है, वो कैपिटल S हो जाएगा। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी को डिनोट किया जाता है 2s+1 से, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज डिफाइंड एज 2s+1, ठीक है। तो ये जो 2s+1 होता है, इसको हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि पहले तो हम लोग वो देखते हैं कि टोटल स्पिन कितना है, और उसके बाद हम लोग उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर 1 आता है तो उस स्टेट को सिंगलेट बोलते हैं, अगर 3 आता है तो उस स्टेट को ट्रिपलेट बोलते हैं। अब कैसे आएगा, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सिंगलेट स्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे S1 क्या है, माइनस हाफ, एंड S2 क्या है, प्लस हाफ, ठीक है। इसका क्या है, स्पिन प्लस हाफ है और इसका माइनस हाफ है, तो टोटल S क्या हो गया, माइनस हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। तो S की वैल्यू क्या हो गई, S की वैल्यू हो गई 0, ये हमें पता चल गया। अब 2s+1 विच इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है, 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब 1 आती है तो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलेट, ठीक है। तो ये जो जब इन्वर्जन नहीं होता है और जो नीचे का जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा सीधा ऊपर चला जाता है, तो उसे हम लोग कौन सी स्टेट बोलते हैं, सिंगलेट स्टेट बोलते हैं, ठीक। ट्रिपलेट में क्या होगा कि अब S क्या है, S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1। 2s+1 कितना हो गया, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई, 3। मल्टीप्लिसिटी 3 आ गई, तो मतलब ये कौन सी स्टेट हो गई, ये हो गई ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपलेट। तो ये दो तरीके के स्पिन ओरिएंटेशन होते हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। अब कोई भी मॉलिक्यूल होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके जो लेवल्स होते हैं, दो टाइप के लेवल होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन सेम ओरिएंटेशन में ऊपर जा सकता है, या फिर उसका स्पिन उल्टा करके ऊपर जा सकता है। अब इसमें से प्रॉब्लम क्या, बात क्या होती है कि इसमें से एक स्टेबल होता है और एक क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो अगर मेरे पास दोनों इलेक्ट्रॉन सेम कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब ऐसे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे
ट्रिपलेट स्टेट, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इस तरीके से है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलेट स्टेट। ठीक है, ये हो गई ट्रिपलेट स्टेट और ये हो गया सिंगलेट स्टेट। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या है कि अलाउड ट्रांजिशंस। अलाउड ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांजिशन जो अलाउड है, जो होती है, ट्रांजिशन जो अलाउड होती है उसमें डेल्टा एस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चेंज इन स्पिन शुड बी जीरो, कि अगर स्पिन में चेंज नहीं है या चेंज इन स्पिन जीरो है तो वो रिएक्शन या वो ट्रांजिशन अलाउड होती है। तो यहाँ पे क्या है, लोअर लेवल है और उससे वो क्या कहाँ जा रहा है, अपर लेवल पे जा रहा है। ठीक है, तो अगर वो सेम स्पिन के साथ जाएगा तो यहाँ पे जो स्पिन नंबर है वो कितना है, जीरो, और यहाँ पे स्पिन नंबर कितना है, जीरो। तो डेल्टा एस कितना हो गया, जीरो माइनस जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा एस अगर जीरो है तो ये जो ट्रांजिशन होती है ये होती है अलाउड ट्रांजिशन, मतलब ये ट्रांजिशन होगी और ये होती रहती है, वेरी कॉमन। हाउएवर एक और ट्रांजिशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन में क्या होता है कि तो यहाँ पे s कितना है, जीरो है, और यहाँ पे s क्या है, वन है, हाफ प्लस हाफ। तो डेल्टा एस क्या हो गया, वन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन। तो डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन है, मतलब ये ट्रांजिशन नहीं होगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता दूं फॉरबिडन का मतलब, ये तो ठीक है कि फॉरबिडन का मतलब होता है कि वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन वो चीज़ होती है। इसका मतलब क्या है कि उसकी प्रोबेबिलिटी होने की बहुत कम होती है। अलाउड का मतलब क्या है, मतलब 10⁻6 ट्रांजिशन आराम से हो जाएंगे, मतलब बहुत सारी ट्रांजिशन होती है। फॉरबिडन का क्या मतलब है, फॉरबिडन का मतलब क्या है, 1 × 10⁻6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो होंगी नहीं, होंगी, वो ट्रांजिशंस होंगी। जब मॉलिक्यूल के पास ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी आ जाती है तो मॉलिक्यूल उल्टा सीधा कैसे भी तरीके के ट्रांजिशन कर लेता है। ठीक है, फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि फॉरबिडन ट्रांजिशंस ऐसी ट्रांजिशंस होती हैं जो कि होंगी, लेकिन कैसी होंगी, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होगी। ठीक है, 1 ppm हो गया, 1 मिलियन मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल ऐसी ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, लो इंटेंसिटी। ये ट्रांजिशन होती हैं लेकिन इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और इनकी क्या होती है, बहुत हाई इंटेंसिटी। ये जो ट्रांजिशंस होंगे, तो इस जो ट्रांजिशन में जो एनर्जी लगती है और जो ग्राफ आता है उसकी पीक क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इस तरीके का ग्राफ एक पीक दिखा रहा है और एक छोटा सा पीक दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये ट्रांजिशन क्या है, अलाउड ट्रांजिशन है, और ये जो ट्रांजिशन है ये है फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक है, फॉरबिडन क्यों है, क्योंकि इसकी क्या है, लो इंटेंसिटी है। ठीक, सो ये दो तरीके की ट्रांजिशन हमारे पास होती है। अब यहाँ पे आता है स्टेबिलिटी की बात। तो स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ट्रिपलेट स्टेट होती है इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट स्टेट। ये ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है देन सिंगलेट स्टेट। क्या मतलब है इसका, कि इलेक्ट्रॉन अगर दोनों साथ में हो और इलेक्ट्रॉन एक इधर और एक इधर हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन दोनों पास में है, इसके ऊपर भी ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा रिपल्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये दो अलग अलग लेवल में होने की वजह से
यहाँ पे क्या होता है, लेस रिपल्शन। है तो दोनों ही क्या, इलेक्ट्रॉन्स ही, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है अपोजिट स्पिन में अगर होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाते हैं। तो पेयर अप जब होते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है। और ट्रिपलेट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो पहले ही दूर दूर चले जाते हैं। जब वो दोनों दूर दूर चले गए तो उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, लेस रिपल्शन है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ट्रिपलेट स्टेट क्या है, ज़्यादा स्टेबल है देन सिंगलेट स्टेट। ठीक, क्लियर। तो ये हमारा आ गया। ठीक, अब क्या है, अब नेक्स्ट इज जेबलॉन्स्की डायग्राम। ये है हमारा जेबलॉन्स्की डायग्राम। तो जेबलॉन्स्की डायग्राम में क्या है कि हमारे पास ये है ग्राउंड लेवल, इससे हम लोग बोलेंगे ग्राउंड लेवल। अब ग्राउंड लेवल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल्स हैं, अब जब लाइट इनके ऊपर पड़ेगी तो ये क्या करेंगे, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। लाइट एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, मॉलिक्यूल कहीं भी जा सकता है। ठीक है, जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे उसी के बेसिस पे वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पे वो मूव करेंगे। ठीक है, तो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, S1 S2 S3। तो ये जो S1 S2 एंड S3 है, ये है सिंगलेट स्टेट लेवल। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है T1 T2 एंड T3। ठीक है, तो ये जो T1 T2 T3 है, ये तीन है ट्रिपलेट स्टेट जहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं जाएंगे। ठीक, ये वो अलाउड नहीं है। तो मॉलिक्यूल जाएगा लेकिन 1000 में एक चला जाएगा, सारे नहीं जाएंगे, जितने भी जाएंगे वो हमेशा सिंगलेट स्टेट से सिंगलेट में ही जाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि सिंगलेट से सिंगलेट जाना क्या होता है, अलाउड होता है। ट्रिपलेट से ट्रिपलेट जाना अलाउड है, लेकिन सिंगलेट से ट्रिपलेट में मूव करना या ट्रिपलेट से सिंगलेट में मूव करना क्या होता है, फॉरबिडन होता है। ठीक है, तो ऐसी ट्रांजिशन जो सिंगलेट से ट्रिपलेट में हो रही है, ट्रिपलेट से सिंगलेट में होती है, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है और ये बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके सिंगलेट में ही जाएंगे, वो सीधा ट्रिपलेट में नहीं जा सकते। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे आ गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, तो अब वो क्या करते हैं कि आईसी करते हैं। आईसी स्टैंड्स फॉर इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल जो S3 पे था वो कहाँ से कहाँ आ गया, S3 से वो आ गया S2 पे, या S2 पे था वो कहाँ आ गया S1 पे। तो ये जो ट्रांजिशन होती है जो इन लेवल्स के बीच में होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं आईसी, इंटर कन्वर्जन। ठीक है, जो इंटर कन्वर्जन होता है ये एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। लिख देता हूँ, एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट में है तो T3 से T2 जाएगा, या T2 से T1 जाएगा, T3 से T2 एंड T2 से T1। तो जब भी ऐसे जाएगा तो वो क्या रिलीज करेंगे, हीट एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या करेगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देयर इज इंटरस्टेट कन्वर्जन, ISC। ISC स्टैंड्स फॉर इंटरस्टेट कन्वर्जन, या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इंटरस्टेट नहीं, ISC इंटरस्टेट सिस्टम नहीं आएगा, यही सही है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है। ठीक है, तो दो सिस्टम है, एक सिंगलेट वाला और एक ट्रिपलेट वाला। तो सिंगलेट से ट्रिपलेट में जब वो एक मॉलिक्यूल धीरे धीरे से यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, या यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। मतलब वो दो सिस्टम में क्रॉस कर रहा है। ठीक है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में आ रहा है। ठीक है, ये कौन सी ट्रांजिशन है, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। मतलब अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ मॉलिक्यूल है तो उसमें 3 या 4 मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है,
अब हमारे पास क्या बचा, ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन, एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ पे चले गए। फिर ये हो गया एनर्जी रिलीज, ठीक है। ये जो फॉर्म है एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन रेडिएटिव। कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो रेडिएशन की फॉर्म में नहीं हो रही है। और ये जो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेंस है ये दोनों क्या है, रेडिएटिव है। दूसरा कलर यूज करता हूँ, ये जो दोनों हैं रेडिएटिव है, ठीक है। रेडिएटिव मतलब रेडिएशन। अब मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे पहुँच गया, S1 पे पहुँच गया, तो यहाँ से ये नीचे वापस S0 पे आएगा। इस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो अब देखो मॉलिक्यूल ने यहाँ पे जाके एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ करी थी, उसमें से काफ़ी सारी एनर्जी क्या करी, हीट की तरह रिलीज कर दी, और वो पहुँच गया S1 पे। फिर S1 से S0 पे पहुँच रहा है तो वो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ भी कम ज़्यादा हो सकती है। इज इक्वल्स टू एच नो, फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी वेवलेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कलर चेंज हो सकता है, कलर चेंज होने के बाद वो जो लाइट होती है वो कैसी दिखती है, फ्लोरेसेंट दिखती है, मतलब चमकती हुई दिखती है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस। तो यहाँ से जब सिंगलेट स्टेट से वापस से एनर्जी S0 पे आती है तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कर लिया, तो ये कहाँ पे आ गए, T1 से। अब T1 से उसे आना है तो यहाँ पे T0 तो होता ही नहीं है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा पेयर्ड होते हैं, ऐसे करके तो होते ही नहीं है। तो T1 से जब उसको इधर आना होता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि T1 को जो अपना स्पिन है, यहाँ पे स्पिन ऐसा है और यहाँ पे स्पिन भी सेम है। तो स्पिन को क्या करना पड़ता है, इसको उल्टा करना पड़ता है। तो स्पिन जब ये उल्टा करता है तो इसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन इन्वर्जन। तो यहाँ पे वापस स्पिन इन्वर्जन होता है, और स्पिन इन्वर्जन की वजह से यहाँ पे T1 से S0 आने में टाइम लग जाता है, 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, ऐसे टाइम लग जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि एनर्जी क्या होती है, थोड़ी देर बाद रिलीज होती है, ठीक है। समझ में आया सबको? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फ्लोरेसेंस क्या होता है, इंस्टेंटली हो जाता है, क्योंकि S1 से S0 जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये ट्रांजिशन क्या है, अलाउड है, तो ये इंस्टेंटली हो जाएगी। लेकिन T1 से S0 की जो ट्रांजिशन है ये फॉरबिडन है, तो फॉरबिडन होने की वजह से जो T1 पे जो इलेक्ट्रॉन है जो सेम ओरिएंटेशन के साथ है उसको पहले S1 में कन्वर्ट होना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है उसको ऐसा करने में, तब जाके फिर वो S0 पे आता है। तो ये जो ट्रांजिशन होती है ये फॉरबिडन होती है, धीरे धीरे होती है, और ये धीरे धीरे होने की वजह से एनर्जी क्या होती है, काफ़ी देर बाद रिलीज होती है, जिसकी वजह से कि जो मॉलिक्यूल है वो अगर डे टाइम पे था तो उसने काफ़ी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब तो कर ली है, लेकिन जब वो अंधेरे में आएगा तो वो काफ़ी देर तक चमकता रहेगा, क्योंकि वो T1 से S0 में पहुंचने में टाइम लेगा, ठीक है। तो फ्लोरेसेंस क्या होता है, जैसे ही तुमने लाइट बंद करी उसने चमकना बंद कर दिया, दैट इज फ्लोरेसेंस। लेकिन फॉस्फोरेसेंस क्या है कि लाइट थी और तुमने बंद कर दी, उसके बाद भी वो थोड़ी देर तक चमकता रहेगा, दैट वुड बी योर फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज है फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस की। तो फ्लोरेसेंट जैसे CFL लैम्प होते हैं, इस तरीके के तुम्हारे लैम्प होते हैं, या बल्ब होगा, ये तुम्हारे फ्लोरेसेंट होगा, ठीक है। और फॉस्फोरेसेंट क्या होगा, डिलेड एमिशन होता है, काफ़ी देर बाद ये एमिशन होता है। तो इस तरीके से जैसे येलो है, ये कलर्स जो UV रेडिएशन में जो चमकते हुए कलर्स होते हैं वो होते हैं फॉस्फोरेसेंट, ठीक है। तो इस तरीके के काफ़ी चीज़ें आती हैं, मटेरियल्स आते हैं जो रात को भी चमकते हैं, तो ये फॉस्फोरेसेंट हो गया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। कोई डाउट किसी को? ये अगर तुम्हें फिर से चेक करना हो मैं वीडियो डाल दूंगा, यहाँ पे भी एक और केमिस्ट्री अनटोल्ड पे भी ये दिखा रखा है कि जब लॉन्च की डायग्राम कैसे होता है, तो एक बार इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।